आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 10 के विज्ञान के साइंस के मॉडल पेपर वन को सॉल्व कराएंगे। मॉडल पेपर वन जो है ये टारगेट का मॉडल पेपर है जो कि हम आपको पूरी तरह से सॉल्व करा देंगे। और आज के सेट में हम लोग साइंस के सेट को देखेंगे जो कि सेट नंबर 1 होगा। रेगुलर आपको सेट मिलते रहेंगे। अब एग्जाम में आपको टाइम नहीं है तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो मिलते रहे। आपको जो हम क्लास में कराते हैं वही हम यहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी आप लोगों को दे देते हैं। इस सेट को हम क्लास में करा देंगे और इसका आपको यूट्यूब पर पहले वीडियो ही मिल जा रहा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, पहला कि निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी, अपसारी देखिए अपसारी लेंस किस लेंस को कहते हैं? तो अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। अपसारी कहते किसे हैं? तो वैसा लेंस जो किरणों को फैलाए, किरणों को फैलाए। तो अवतल लेंस जो होता है ना किरणों को फैला देता है तो इसको अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस जो होता है ना किरणों को एक बिंदु पर लेता है तो इसे अभिसारी लेंस कह देंगे। इसको क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कह देंगे उत्तल लेंस को। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि अपसारी लेंस कौन है? तो अवतल लेंस, क्योंकि इससे सभी किरणें फैलती हैं तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। एक चीज और पूछ सकता है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक, आगे है दूसरा नंबर क्वेश्चन में कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। और आप जानते हैं कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। ये भी याद रखिएगा कि प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है और इसमें एक श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो आपको एक क्वेश्चन से ही बहुत से क्वेश्चन याद कर लेने हैं और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। 40 में 40 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है। ठीक, आगे है कि जूल कूलम्ब किसके बराबर होता है? तो जूल कूलम्ब होता है जो वोल्ट के बराबर हो जाता है। ठीक, जूल कूलम्ब किसके बराबर? वोल्ट के बराबर। इसमें है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट हो जाएगा। ठीक, और इसमें बल है तो बल, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक न्यूटन। और यहाँ पे जूल दिया है तो जूल जो होता है ना ऊर्जा या कार्य करने का, ये व्युत्पन्न मात्रक होता है जूल। ठीक, तो ये सब याद रखिएगा। पांचवा है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, मतलब जो जल कर ऊष्मा बनाता है उसे क्या कहते हैं? दहनशील पदार्थ या ईंधन। तो दहनशील इसमें ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में है ईंधन। तो आपको ईंधन को टिक करके निकल जाना है। ठीक, 6 नंबर में है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग आपको, इसके लिए आपको एक चीज याद रखिएगा कि अगर दोष आपको 3 अक्षर का है, जैसे कि यहाँ पे क्या है दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस, देखिए निवारण में अगर ये 4 अक्षर का है तो इसका दोष जो होगा ना 3 अक्षर का होगा। तो दोष 3 अक्षर का कौन है? निकट है। आपको याद रखना है कि दू का तीन, दू का तीन, दू का तीन और 3 का 4, 3 का 4 समझा दे रहे हैं अभी। दू यानी कि दोष का बात हो रहा है कि दोष में दू आ रहा है, दूर दृष्टि दोष हुआ तो उसका निवारण हो जाएगा उतल, उतल यानी कि 2 अक्षर वाला रोग है तो उसका निवारण 3 अक्षर वाले से। और 3 अक्षर वाला रोग है जैसे यहाँ पे अवतल, अवतल इतना निवारण हो गया। 4 अक्षर वाला निवारण है तो इसका रोग होगा 3 अक्षर वाला यानी कि निकट, निकट। 3 अक्षर वाला रोग है तो उसका निवारण 4 अक्षर वाला। 2 अक्षर वाला रोग रहेगा तो उसका निवारण 3 अक्षर वाला। ठीक, अवतल, अवतल। तो इसको छोटी छोटी चीजों को सबको याद रखिएगा। 7वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि वाले मनुष्य के, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में उत्तल है। देखिए आ गया ना दूर, तो 2 अक्षर का रोग है, दू और 2 अक्षर तो इसका निवारण उतल, उतल यानी 3 अक्षर वाले से हो जाएगा। ठीक, 8 नंबर है कि लघु पथन के समय, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। 9 नंबर है कि गोबर गैस एक प्रकार की है, तो गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस तो है नहीं और ये लकड़ी तो है नहीं और चूल्हा भी नहीं है, बायोगैस है जिससे गोबर से प्राप्त किया जाता है जिस कारण इसे गोबर गैस कहा जाता है। ठीक, 10 नंबर है कि कैगा, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात नहीं होगा, कर्नाटक इसका आंसर सही हो जाएगा। कर्नाटक में कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र राज्य में स्थित है, मतलब कर्नाटक में स्थित है। 11 नंबर है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण द्वारा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। समतल में बराबर बनता है, समतल में जितना लंबाई का रहेगा उतना ही लंबाई का इसका प्रतिबिंब भी बनेगा यानी कि बराबर। और उत्तल दर्पण द्वारा कैसा बनता है? हमेशा छोटा, उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा छोटा बनता है। तो ये सब याद रखिएगा, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक, 12
12 नंबर है आपके सामने कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो हजामत बनाने के लिए। ठीक, आगे चलते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट देखिए 3 अक्षर का है, तो इसका निवारण 4 अक्षर वाला, यानी कि अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। 14 नंबर है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर। डाइऑप्टर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा। मीटर इनवर्स यानी कि मीटर का पावर -1। और एंगस्ट्रम किसका होता है? तो तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक एंगस्ट्रम होता है। ठीक, और ल्यूमेन किसका होता है? तो ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक ल्यूमेन होता है। और लक्स ल्यूमेन पे ही निर्भर करता है। लक्स जो है ना, इसी पे निर्भर करता है। ठीक, तो आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 में है, यहाँ देख सकते हैं अभी टारगेट का मॉडल पेपर है, टारगेट का ही है। 15 में यहाँ पे कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, मतलब प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक, किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कुछ भी आंसर हो जाता है, लेकिन देखिए यहाँ प्रकाश स्रोत दिया है तो ये गलत हो जाएगा। अगर प्रकाश पुंज रहता तो हो जाता है, यहाँ किरण पुंज है तो किरण पुंज आंसर। 16 नंबर देखिए कि किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कोलाइड। क्या कहेंगे? कोलाइड। 15 16 का आंसर हो जाएगा इक्वलाइट। ठीक, 17 की ओर चलते हैं। आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका तुल्य प्रतिरोध एन हो जाएगा। ठीक, इसका फॉर्मूला आता है 1/में आर प्लस 1/में R2, 1/में R2। एन है तो एन तक ही बढ़ता रहेगा। ठीक, तो एन ऊपर चला जाएगा, जब रहेगा तब ऊपर, आर नीचे, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम निहित है, मतलब कि ओम के नियम के अनुसार कौन सा सही है? तो V बराबर आई आर। ओम के नियम क्या होता है कि V बराबर आई आर। इसको आप रुक जाइए एक मिनट। ओम का नियम क्या हो जाएगा? तो V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। ठीक, 19 नंबर की ओर चलते हैं। 19 में है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। विद्युत धारा की प्रबलता, प्रबलता सिर्फ भुलवाने के लिए दिया है। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या आ जाएगा? तो एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर। 20 नंबर में है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। जनित्र यानी कि जनरेटर। जनित्र, जनित्र से ही विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, इसको घुमाया जाता है और विद्युत बनने लगता है। गैल्वेनोमीटर इसका आंसर नहीं होगा। और ये जो है एमीटर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये सब नापने के लिए होता है धारा वारा। और मोटर क्या करता है? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में बदलता है जनित्र। तो क्वेश्चन 21 है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक, यदि क्वेश्चन में रहता कि आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या, कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण हो जाता। ठीक, आपतन कोण। अगर क्वेश्चन रहता कि अपवर्तित किरण यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे? तो परावर्तन कोण कहेंगे। लेकिन यहाँ निर्गत किरण दे दिया है, तो निर्गत किरण प्रिज्म से बाहर निकलता है। ठीक, ये हम क्लास में बताए भी थे कि प्रिज्म से बाहर निकलता है और किरण से निर्गत किरण कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को निर्गत कोण कहते हैं। ठीक, 22 नंबर की ओर चलिए। 22 में है कि धारा मापने के यंत्र, धारा मापने के यंत्र। 22 में है धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने, धारा किससे मापा जाता है? धारा मापा जाता है आमीटर द्वारा। धारा आमीटर द्वारा मापा जाता है। 23 में है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से विशिष्ट धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से विशिष्ट धारा प्राप्त, देखिए वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज को मापा जाता है। वोल्टेज को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। और आवेश का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब होता है। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर। तो ये सब याद करते चलिएगा। बाकी डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो केवल दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और डायनेमो में अगर अलग अलग प्रकार के उपकरण लगाएंगे तो इससे कभी दिष्ट भी प्राप्त हो जाती है और कभी प्रत्यावर्ती भी प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो उसका आंसर होगा दिष्ट धारा। ठीक, आगे चलते हैं। 24 में है कि आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब। आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। आगे है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय मतलब नया नया, नया नया क्या बना है? तो सौर ऊर्जा हम लोग बनाए हैं। बाकी नाभिकीय ऊर्जा हम लोग नहीं बना सकते हैं। कोयला से भी प्राप्त ऊर्जा नहीं, प्राकृतिक गैस से भी नहीं, तो कौन इसमें नवीकरणीय क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। 25 हो गया। 26 की ओर। 26 देखिए, ये मॉडल सेट पहला है और इसके बाद सभी मॉडल सेट को हम कराएंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिएगा, सब सेट मिल जाएगा आपको। 26 नंबर में है कि विद्युत बल्ब
के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट मतलब विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो ये आपको हो जाएगा टंगस्टन। इसमें टंगस्टन की एक तार होती है, अंदर कुंडली होती है टंगस्टन की। तांबा नहीं, नाइक्रोम हीटर में होता है। नाइक्रोम कहाँ होता है? तो हीटर में, विद्युत हीटर में होता है। 27 नंबर है कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। मतलब अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, मतलब कौन इसे परिवर्तित करता है, ये कह रहा है क्वेश्चन कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है। कहने का मतलब यही है। तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमाभि, पश्चिमाभि मांसपेशियां, जो कि फोकस दूरी को कंट्रोल करती है। पुतली नहीं, दृष्टिपटल भी नहीं, पश्चिमाभि पेशियां। ठीक। आगे है 28 नंबर में कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस है कि अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिसंकरण कर उपयोगी में बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रम को धातु क्रम कहते हैं। ठीक, धातु क्रम, यानी कि 30 नंबर का आंसर भी क्या हो जाएगा? बी ही हो जाएगा। लगभग ज्यादा का आंसर बी ही आ रहा है, तो ये बस एक संयोग हो सकता है और कुछ नहीं, बी इसका आंसर। 31 नंबर चलते हैं। शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये भी हो जाएगा ऊष्मा क्षेपी। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका भी बी हो गया। ज्यादातर का आंसर बी ही है। यहाँ पे 32 नंबर में है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा NO2 और ऑक्सीजन। NO2 और ऑक्सीजन। कभी कभी आपसे पूछ देगा तो लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा PbNO3 का होल टू है। PbNO3 का होल टू है। यहाँ लिख नहीं पाएंगे, लिखने में टाइम लगेगा, छोड़िए उसको, याद कर लीजिएगा। PbNO3 का होल टू है लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला। ठीक। आगे चलते हैं 33 नंबर। 33 में है कि निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही है? तो ये किसी का होता है Na2 5H2O, Na2CO3 5H2 नहीं, Na2CO3 10H2, Na2CO3 10H2, और ये होता है वाशिंग सोडा। ये किसका फॉर्मूला होता है? वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। आगे की ओर चलते हैं 34 नंबर। निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? मतलब इनमें से एक जैसा वो नहीं है, तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको गर्म करके बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग भी हम लिखवाए थे, बनाने की क्रिया भी लिखवाए थे। 2 नंबर के लिए वीवीआई भी किए थे, और ये आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक। 35 नंबर है कि निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन के तेल में डुबाकर रखते हैं? तो इसमें क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। एक ही पे दे दिया है, पहले नहीं, सोडियम, सोडियम हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं 36 नंबर। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं, मतलब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। आगे है 36, 36 हो गया। 37 नंबर में कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? 37 नंबर है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक। पारा एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। पारा धातु है और ये वाला अधातु है। पूछा है अधातु, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक। बाकी तांबा और एल्यूमिनियम ये सब तो धातु है। आगे यह देखिए, सीसा और टीन, सीसा और टीन, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो ये सोल्डर हो जाता है। सीसा और टीन को मिलाया जाता है तो सोल्डर बन जाता है। ठीक। 39 नंबर में देखिए, 39 में क्या है? 39 में दिया है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो देखिए, बहुत लड़का इसमें केवल सोडियम याद रखता है। देखिए, सोडियम इसमें ऑप्शन से गायब है। सोडियम, उसके बाद अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम को टिक कर देंगे, और नहीं है तो लिथियम होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम। सोडियम रहता तो सोडियम को टिक करते हैं, पोटेशियम रहता पोटेशियम को टिक करते हैं। दोनों नहीं है तो लिथियम को टिक करेंगे, ये सब नहीं। बाकी ये तीनों जो सोडियम पोटेशियम लिथियम है, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। ठीक। तो इसमें सोडियम भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, तो इसका आंसर लिथियम हो जाएगा, लिथियम। आगे 40 नंबर। 40 में है कि इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो अबंध मौजूद होते हैं। मतलब इसमें दो अबंध जो मौजूद होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये नॉर्मल, ये क्वेश्चन जो है ना इंटर क्लास का है, 11th क्लास का ये क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा और पाई बंधन होता है। ये 10 में ना के बराबर एकदम पूछता है। बाकी ये दे दिया है तो इसका आंसर याद रखिएगा कि सिग्मा और एक पाई बंधन होता है, पाई अबंध होता है इसके बीच में। बाकी 11th क्लास में जाइएगा तो आपको प्रॉपर यही सब पढ़ना है कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में। ठीक। आगे 41 नंबर। इथेन में कितने सहसंयोजी अबंध होते हैं? इथेन में
कितने सहसंयोजी अवंत होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6। तो इसमें 6 यहाँ पे 2 8 है, लेकिन C इधर भी बॉन्ड लग जाएगा, इधर भी बॉन्ड लग जाएगा, तो एक ही काउंट होता है इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 7। इसका आंसर 7। इसका आंसर हो जाएगा 7। आगे देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में है कि सी सी एन एच टू एन किसका सामान्य सूत्र है? सी एन एच टू एन ये हो जाएगा एल्केन का, एल्केन का, सी ऑप्शन। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है सी एन एच टू एन। और देखिए एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ये तीनों ही बार बार पूछता है, तो ये तो हुआ एल्केन का सी एन एच टू एन प्लस टू हो गया। अगर यहाँ पर प्लस टू ना होता, यहाँ पर प्लस टू ये ना होता, खाली रहता कि सी एन एच टू एन, तो सी एन एच टू एन हो जाता है आपको एल्कीन का, किसका? एल्कीन का, ठीक। अगर यहाँ पे प्लस टू ना होता तब, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस टू होता तो क्या होता? अगर माइनस टू होता तो, जैसे कि यहाँ पे है अभी प्लस में टू, यहाँ पे अभी प्लस में टू है, इसको अगर माइनस कर दें और टू रहता तो क्या होता? तो ये हो जाता एल्काइन का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है, ठीक। एल्काइन होता है, अल्काइन लिख दिया है, अल्काइन एल्काइन समझ लीजिएगा। बाकी प्रोपाइन ही अलग हो गया इन लोगों से, बाकी ये तीनों रिपीट होते रहता है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखिए 43 नंबर। नीला थोथा यानी कि तुतिया किसका सूत्र है? नीला थोथा यानी कि तुतिया किसका सूत्र है? तो ये हो जाएगा आपको CuSO4 5H2O, CuSO4 5H2O, CuSO4 और 5H2O, और नहीं, यहाँ पे CuSO4 और 5H2O इसका इंटू में नीला थोथा का सूत्र हो जाएगा। 44 नंबर है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। ये भी पूछ सकता है कि वर्गों की संख्या कितनी है, और ये VVI है, वर्ग और इसका स्तंभ पूछने का। तो वर्ग याद रखिएगा कि वर्ग होता है 18। वर्ग कितना है? वर्ग होता है 18। और इसमें अगर आवर्त पूछ देता, आवर्त होता है 7। आवर्त होता है 7। ये आधुनिक आवर्त सारणी क्या है? वर्ग, वर्ग 18, आवर्त 7। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, मतलब कि पहला वर्ग, यानी कि जो इसे पहला लाइन होगा ना आवर्त सारणी में, उसमें कौन कौन है? इसमें तो ऐसे जानते हैं आप लोग 18 को लाइन होता है, तो पहले वाले लाइन में प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है क्षारीय। क्या कहा जाएगा? क्षारीय। उनको क्षारीय तत्व कहा जाता है। क्षारीय क्यों? क्योंकि धातु की प्रकृति क्षारीय होती है। पहले पहले लाइन में आपको, पहले लाइन में इसमें धातु ही है, धातु है, तो उसकी आंसर क्या आ जाएगा? क्षारीय, ठीक। अम्लीय धातु, अम्लीय धातु ये जो है ना, इसको मतलब कि अम्लीय कह रहा है, तो ये हो जाएगा दायां साइड। ये भी पूछ सकता है कि आवर्त सारणी में बाएं ओर किसे रखा गया है? तो बाएं ओर धातुओं का रखा गया है, यानी कि क्षारीय धातु को, ठीक। और सबसे लास्ट में अक्रिय गैस है, सबसे लास्ट वाला लाइन अक्रिय गैस का है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव पूछ देगा आपको, आसान आसान है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय धातु, ठीक। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग यानी कि बाएं साइड की धातु है क्षारीय। 36 नंबर में है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3, ठीक। ज्यादा भारी भारी क्वेश्चन नहीं है, सब नॉर्मल ही है। 47 में है कि एकल बॉन्ड CHO, एकल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? इस क्रियाशील मूलक को कहते हैं एल्डिहाइड। ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो एकल बॉन्ड CHO, ठीक। 48 है कि सबसे कठोर तत्व कौन है? सबसे कठोर तत्व होता है हीरा, सबसे कठोर तत्व हीरा होता है, ठीक। 48 में है अक्रिय तत्व कौन है? अक्रिय, अक्रिय यानी कि निष्क्रिय गैस के बारे में कह रहा है, तो इसमें कौन निष्क्रिय गैस है? तो हीलियम। एकदम इजी इजी सब क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए कैसे एकदम इजी इजी। अक्रिय गैस कौन है? तो हीलियम। सोना तो धातु हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया, कार्बन एक धातु हो गया, अधातु हो गया। तो ये सब जो है ना, एकदम आसान क्वेश्चन के रूप में ये सब जाना जाता है। चलिए 50 नंबर, इसकी 50 नंबर में है, 50 में है आपको, 49 हो गया 50। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक पूछ रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी जो थी ना, परमाणु संख्या के आधार पर थी। किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर इसे बनाया गया था। लेकिन जो इससे पहले आवर्त सारणी जो भी बने थे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बने थे। तो परमाणु द्रव्यमान इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये आधुनिक पूछ रहा है। तो आधुनिक क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या। 51 नंबर में चलते हैं, 51 नंबर में है हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका कोई भी आंसर बता देगा कि अक्रिय गैस है हीलियम, इससे पीछे भी आया था, ठीक। आगे चलते हैं 52 नंबर में, कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? मतलब ऐसे अधातु का नाम बताना है जो विद्युत का सुचालक हो।
तो अधातु, ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है। जो हम पेंसिल चलाते हैं ना, पेंसिल के बीच में ब्लैक वाला भाग ग्रेफाइट ही होता है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। ठीक। 53 नंबर में, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है? देखिए आ गया जो हम पीछे बताए थे वर्ग के बारे में कि वर्ग पूछ सकता है, इसमें आ ही गया। 53 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग है, तो इसमें वर्ग है 18। ठीक, वर्ग कितना है? 18। 54 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ की थी? तो 1973, 1973 में। ठीक, 55 का आंसर बी। 56 में है, 56 में कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस। ठीक। 57 में है कि किस प्रकार के जनन में जनन के शरीर से कलिका निकलती है? तो किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो ये आपको हो जाएगा कुलन, मुकुलन में, मुकुलन में इसके शरीर से कलिका निकल जाती है। आगे है 58 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक। आगे है 59 में कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वपोषी मतलब कि पेड़ पौधे जिससे खाना बनाते हैं, उसके लिए क्या आवश्यक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। 60 में है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है ये पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन आपको जल में जब होता है ना, जल से निकल जाता है ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होती है तो उसमें जल से ऑक्सीजन निकल जाता है। जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो उसमें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। ठीक। 61 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं, पादप हार्मोन है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इनमें से पादप हार्मोन का नाम बताना है। तो पादप हार्मोन होते हैं आपको ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, और भी होते हैं। तो इसमें ना ऑक्सिन है, ना जिबरेलिन है, ना साइटोकाइनिन। हाँ, साइटोकाइनिन है। तो पादप हार्मोन कौन सा हो जाएगा? साइटोकाइनिन। पादप हार्मोन कौन है इसमें? तो साइटोकाइनिन। 62 नंबर है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार, सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार कहते हैं। सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार, इसको ध्यान से देखिएगा। सिनेप्टिक दरार या इसी को सिनेप्स भी कहा जाता है। ठीक। 63 में है कि फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो 63 का आपको आंसर हो जाएगा पुंकेसर। नर प्रजनन अंग को पुंकेसर कहा जाता है। इसको रुक जाइए एक मिनट। नर प्रजनन अंग पुंकेसर, नर प्रजनन अंग कौन सा हो जाएगा? पुंकेसर। 64 नंबर में है कि द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? तो अमीबा, अमीबा में द्विखंडन होता है। अमीबा कई भागों में टूटते जाता है, टूटते जाता है, इसमें क्या होता है? द्विखंडन। आगे है 65 में कि मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन है? अवशोषी उसे बोला जाता है जिसका कोई काम ना हो। तो अपेंडिक्स, अपेंडिक्स जो है एक अवशोषी अंग है, जो कि बाद में इसे निकलवाना भी पड़ता है। ये खराब जब हो जाता है तो अपेंडिक्स का एक ऑपरेशन भी होता है। आपने सुना भी होगा कि अपेंडिक्स हुआ है इसको, तो इस अंग को निकलवा दिया जाता है। ये पेट में होता है। ठीक, यानी कि आहार नाल में, वही बोला है। 66 नंबर में है, 66 में है कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर को हम लोग रखते हैं। उपभोक्ता की श्रेणी में जंगली जानवर। 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? इसमें से कौन सा ए, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे घास पत्ते, सूखे घास पत्ते। ठीक। आगे है 68 नंबर, 68 नंबर में है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। तो ईस्ट इसमें नहीं है, तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों में होता है। तो हाइड्रा है, तो हाइड्रा को टिक कर देंगे। ईस्ट या हाइड्रा, इसका आंसर हो जाता है ईस्ट या हाइड्रा। तो ईस्ट नहीं है, तो हाइड्रा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे चलते हैं 69 में, 69। स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं। स्त्री केसर के आधारित भाग को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के आधारित भाग को कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। 70 में है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में आपको पराग कण होता है। पराग कोश में क्या होता है? पराग कण। 71 नंबर है, 71 में कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड
और ये भी है, NH3 भी बनता है और CO भी बनता है। ये दोनों बनता है तो आपको मेनली आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से दोनों, यानी कि बी और सी दोनों। ठीक। 72 में है कि लिंग निर्धारण यानी कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? तो पूर्ण जोड़ा आपको स्त्री में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? स्त्री में, इसमें पाया जाता है। ठीक। 73 नंबर, ये वाला याद रखिएगा, ये तो रिपीट कर देता है हर बार। ठीक, ये वाला और ये वाला भी, ये दोनों एकदम VVI होने वाले हैं इस सेट से। ठीक। आगे है 63 नंबर की, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? मानव शरीर के इस सामान्य कोशिका में गुणसूत्र, मतलब कह रहा है कि मानव शरीर में पूर्ण गुणसूत्रों का कितना जोड़ा पाया जाता है? कितने जोड़े पाए जाते हैं गुणसूत्र? तो 23 जोड़े, 23 जोड़े। और कितने पाए जाते हैं? तो 46। कितने पाए जाते हैं? तो 46, लेकिन ये पूछा है कि कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 23 जोड़े। अगर पूछ देता है कि कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। ठीक। यहाँ पे 74 में है कि वन वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होता है। हिरण आपको इसमें जो होता है ना, प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है। 74 का आंसर हो गया। 75 देखिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो ये हो जाएगा अंडाशय। पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो अंडाशय फल बनाता है। 76 में है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध परागम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो अर्ध परागम में झिल्ली है। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, इस सबको एकदम VVI क्वेश्चन है, इस सबको याद रखिएगा। 77 में है कि निम्नलिखित में से किसने रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? मतलब किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? तो द्वार कोशिका। इसका आंसर क्या आ जाएगा? द्वार कोशिका। तो द्वार नहीं, गार्ड लिख दिया है, मतलब कि गार्ड उसका रक्षा करने वाली कोशिका। तो द्वार कोशिका कहिए या गार्ड कोशिका कहिए, एक ही है, तो इसका हो जाएगा गार्ड कोशिका है 77 का। 78 में देखिए, मस्तिष्क मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है? तो बी, अग्र मस्तिष्क, सेरिबेलम, अग्र मस्तिष्क। ठीक। 79 देखिए, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 69 का, 69 का, रुक जाइए, मेनोपॉज मासिक चक्र, सी, 69 का सी हो जाएगा। 79 का सी आपको आंसर हो जाएगा। ठीक। आगे है 80 नंबर में, निम्न में से कौन गुरुत्वानुकर्षण गुरुत्वानुवर्तन लिखा है, गुरुत्वानुकर्षण का उदाहरण है? तो कौन गुरुत्वानुकर्षण? गुरुत्वानुकर्षण कहने का मतलब जमीन की ओर कौन जाता है? जमीन में फल जाता है? नहीं, जड़ जाता है। हाँ, जड़ जाता है जमीन में। ठीक। फूल भी जमीन में नहीं जाता है। आंसर इसका जड़ की वृद्धि हो जाएगी, जड़ की वृद्धि। बाकी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से शुरू होंगे, ये ऑब्जेक्टिव थे। और ऐसे ही आपको सभी क्वेश्चन के सेट मिलते जाएंगे। ये तो साइंस का हुआ, सभी सब्जेक्ट के सेट आपको धीरे धीरे करा देंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। आगे आपको सेट मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।